Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about what is an interlanguage and what is interlanguage theories and where it comes from or where it derived. Actually, the term was first defined by Larry Slinker in 1972. Interlanguage is a type of language produced by second and foreign language learners who are in the process of learning a language. It's the process or it's the step while it is created by the procedure of learning a second language learning. Interlanguage is derived whenever the first language learner tries his best to learn a second language learner. It means it's the outcome of the interaction of the first language and the second language acquisition. They developed interlanguage by the system of the rules 1 properties and the rules of L12 properties. और ये हैं क्या? What are that rules 1 and rules 2 in L1 languages, and rules of L2, L3 can be also not possess the feature of neither. We simply define these things. The process or the product of L1 languages, that we try our best to implement that rule over the second language acquisition, and in that process the language that is produced, that is called an interlanguage theory or that is called interlanguage. जो हम बात कर रहे होते हैं मतलब फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर जो है वो जब सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं और इन बिटवीन जो प्रोसेस होता है और उससे जो रूल डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं, उस इंटरेक्शन और उस प्रोसेस और उस प्रोसीजर के दरमियान जो लैंग्वेज इम्बैलिश होती है उसे हम इंटर लैंग्वेज कहते हैं. Are you getting my point? अब हमारे पास है क्या, ये इसे हम कैसे कहते हैं? हम इसे ले क्या चलते हैं? इंटरलैंग्वेज रूल्स learners interlanguage changes within time, rules are altered, आप कह लें जी rules are deleted rules. तीन तरह के हम देखते हैं इन चीज़ों को कि तीन रूल्स होते हैं. एक वो रूल्स हैं जो अल्टर किए जाते हैं. फर्स्ट टाइप हम ले लें, इंटरलैंग्वेज चेंजेस विद द टाइम तीन तरह से चेंज होता है. फर्स्ट वन आप कह लें कि हम जिसे कहते हैं अल्टर्स, रूल्स अल्टर किए जाते हैं पहले नंबर पर. दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है आप कह लें कि रूल्स डिलीट कर दिए जाते हैं. फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास आप कह लें जो है वो हमारे पास रूल एडिट किए जाते हैं. ये तीन प्रोसेस आते हैं इंटर लैंग्वेज रूल्स के अंदर. इंटर लैंग्वेज रूल्स जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन चेंजेस कैसे होती हैं? समटाइम्स वी हैव टू अल्टर आवर रूल्स, अल्टर द रूल ऑफ L1 इन ऑर्डर टू गेट द लैंग्वेज ऑफ L2. हमें L2 हासिल करने के लिए L1 के रूल्स को अल्टर करना पड़ता है. उसमें कुछ ओमिटमेंट करनी पड़ती है, करनी पड़ती हैं. फिर सेकंड स्टेप के ऊपर हमें कुछ रूल्स आप कह लो कि उसमें से डिलीट करने पड़ते हैं. वो जो रूल्स डिलीट करने पड़ते हैं अमूमन हमारे पास वो भी इसी का प्रोसेस होता है. और नंबर थर्ड पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा रूल जस्ट और इन ऑर्डर टू लर्न सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. हमें सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा रूल ऐड करने पड़ते हैं. फिर क्या कहते हैं जी? द continuum of interlanguage development from native language from to target language from includes 3 stages. तीन तरह की स्टेजेस में आती हैं कि जब हम इंटर लैंग्वेज को डेवलप करते हैं तो इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के जरिए नेटिव लैंग्वेज जो है, जब नेटिव लैंग्वेज इट्स मीन फर्स्ट लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज से जब हम टारगेट लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं तो तब हमें तीन तरह की वाबस्तगियां होती हैं, तीन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. पहली स्टेज जो है हमारे पास उसे आप कह लें कि बेसी लैंग कहते हैं और ये इसका नाम रखा गया है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज डेवलपमेंट. ये पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट प्राइमरी स्टेप होता है जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं. टारगेट लैंग्वेज मतलब कि हमारे पास जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को हम प्रोसेस में ला रहे हैं उस लैंग्वेज की बात की जा रही है.
सेकेंड लेवल पे आप कह लें कि हमें मेसोलैंग कहते हैं, द इंटर आप कह लें इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। ये वो दरमियानी स्टेज होती है जब हम इंटर लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास स्टेज आती है, उसे एक्रोलैंग कहते हैं, द फाइनल स्टेज ऑफ टारगेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तीन तरह से हमारे पास ये स्टेजेस कंफर्म होती हैं। अब इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूम के अंदर प्रोसेस ऑफ इंटर लैंग्वेज कैसे होती है, इसका आप कह लें कि मुख्तलिफ चीज़ों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। पहली इसमें ओवर जनरलाइजेशन होती है, और फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरनल सीक्वेंस होता है, फिर इसके अंदर फॉसिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम किस तरह से लेके चलते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप ठीक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने वर्ड की फाइल ओपन की हुई है। यहाँ पर पीपीटी बन नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में नहीं होगी अभी। अब पहला क्या है, इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट कंटिन्यूम को पहले आगे कंटिन्यू कैसे करते हैं, कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंटर लैंग्वेज और इंटर लैंग्वेज ओवर जनरलाइजेशन और ट्रांसफर ऑफ इंटर लैंग्वेज। ये तीन चीजें आती हैं हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं। जब इंटर लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर पहला उसका प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ इंटर लैंग्वेज हमारे पास ये क्या होगा। फिर दूसरे लेवल पर इंटर लैंग्वेज, इसके अंदर तीन चीजें ऐड होती हैं प्रोसेस ऑफ इंटर लैंग्वेज के अंदर। और पहले हमारे पास इंटर लैंग्वेज बजाते खुद ये है, दूसरे लेवल पर हमारे पास ओवर जनरलाइजेशन है, और ओवर जनरलाइजेशन के अंदर हम सीखते क्या हैं ये भी हम देखते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इंटर लैंग्वेज सीक्वेंस है, कि सीक्वेंस को हम कैसे लेके आगे चलते हैं। अभी इसी के दरमियान हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉसिलाइजेशन। ये फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लेक्चर। कि इंटर लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इंटर लैंग्वेज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंटर लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं तो इंटर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ओवर जनरलाइजेशन है क्या, फॉसिलाइजेशन ये क्या है, और इस प्रोसेस के दरमियान हम बात क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि फॉसिलाइजेशन है क्या। फॉसिलाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। इंटर लैंग्वेज के अंदर जो फॉसिलाइजेशन है, कहते हैं जी इंटर लैंग्वेज फॉसिलाइजेशन इज अ स्टेज ड्यूरिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। ये उस सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के दरमियान एक ऐसा स्टेप है। इट अकर्स व्हेन सर्टेन मिस्टेक्स सीम टू बी इम्पॉसिबल टू करेक्ट। ये तब होती है कि जब ऐसी गलतियां जो हमें लगता है कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते वो अदा हो जाती हैं। फॉसिलाइजेशन ये वो प्रोसेस है और ये वो स्टेज है जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के दरमियान कोई ऐसी गलती कर दें या ऐसी गलतियां कर दें कि जिन्हें हमें लगता है कि वी कैन नेवर एवर इरेडिकेट दीज टाइप्स ऑफ एरर्स और दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। जब हमें पता चल जाए कि ये जो गलतियां हमने कर दी हैं इन्हें हम खत्म नहीं कर सकते, इन्हें हम यहां से निकाल नहीं सकते, वी हैव टू सी एज इट इज। हमें उन्हें ऐसे का ऐसे ही देखना पड़ेगा, ऐसा ही सामना करना पड़ेगा, तब ये फॉसिलाइजेशन की स्टेज पैदा होती है। learner cannot or can never ever be able to replace that mistakes or can never ever be capable enough to correct that mistakes or that errors। इन गलतियों को कभी भी जो लर्नर है ठीक नहीं कर सकता और उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रही हैं? शहनाज, हेलो, 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 हेलो। हेलो आप बात नहीं आवाज नहीं आ रही आपको? सर, आपने अनम्यूट किया हुआ है मुझे, तो मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज ही नहीं सुन रही। ठीक है, मैं क्या आवाज क्लियर आ रही थी? यस सर, आवाज सही आ रही है, मुझे समझ भी आ रही है। ठीक है। आज मेरा कर्सर पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कर्सर चल नहीं रहा, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज का कर्सर ही। हेलो, जी जी जी। ठीक है सर, हम ये वाला कर लेते हैं फिर, फॉसिलाइजेशन वाला। हाँ तो ठीक है। हाँ।
फिर जी कहता है जी ये फॉसिलाइजेशन ये अक्कर कब होता है, ये हैपन कब होता है, व्हाई डज फॉसिलाइजेशन हैपन, और फ्रीक्वेंट यूज रीइंफोर्समेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस लैक ऑफ करेक्शन होता है कि बार बार हमें मोटिवेट किया जा रहा होता है कि हम ये काम करें तो हम वो काम कर देते हैं, हमें रीइंफोर्समेंट किया जा रहा होता है, जैसे हमें फोर्समेंट किया जाता है तो बार बार हमें इन्फोर्स किया जाता है कि हम ये करें हम ये करें हम ये करें, तो हम जब कर देते हैं तब हमें फील होता है कि हमने गलती कर ली। हमें आप कह लें कि प्रोसेस हम उस जो करेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसकी भी हमारे पास कुछ कम खामियां होती हैं, उस खामियों को भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय उसे दूर करना नहीं चाह रहे होते हैं, या हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई हैं। बेसिकली जो ये जो फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इट अकर्स व्हेन सर्टेन मिस्टेक्स आर हैपेंड दैट आर इम्पॉसिबल टू करेक्ट। ये तब होता है कि जब हम ऐसी गलतियां कर लें जो ठीक नहीं हो सकती, और ये मामला तब होता है कि जब हम बार बार री इन्फोर्समेंट की इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, बार बार ऐसी कम्युनिकेशन को सुनते हैं या आगे प्रोसेस कर देते हैं जो हमें री इन्फोर्स कर रही होती है, इन्फोर्समेंट का अमल जिसमें अदा हो रहा होता है, और वी आर नॉट वेरी मच अवेयर टू लैक ऑफ द करेक्शंस, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इस करेक्शंस को देखें कैसे। जो कॉन्सेप्ट है ये सिलिंकर्स का 5 फॉसिलाइजेशन प्रोसेस है। स्टेप्स पहला होता है जिसे हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। इसके मजीद 5 हिस्से हैं फॉसिलाइजेशन के। पहला हमारे पास है ओवर जनरलाइजेशन, दूसरा हमारे पास है ट्रांसफर और ट्रेनिंग, और तीसरा हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसफर, और फोर्थ लेवल पे हमारे पास है स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, और फिफ्थ लेवल पे हमारे पास है स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस फॉसिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर से मिलते हैं, और वी आर वेरी मच फेमिलियर टू लर्न दीज थिंग्स। हमें इसे अच्छी तरह से जांचना है। सबसे पहले ये देखो कि ओवर जनरलाइजेशन क्या है। पहला प्रोसेस हमारे पास ये है कि ओवर जनरलाइजेशन है क्या। कहता है जी लर्नर्स मेक्स देयर ओन रूल्स ऑफ लैंग्वेज। बात का ऐसा होता है कि जो लर्नर होता है वो अपनी जनरलाइजेशन के लिए अपने जनरल कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए वो सेकंड लैंग्वेज के कुछ रूल्स बिल्ड कर देता है। जैसे कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ओवर जनरलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ रूल, लर्नर यूज रूल्स फ्रॉम सेकंड लैंग्वेज एग्जांपल्स। जैसे कि आप कह लें कि हम अमूमन जो रेगुलर वर्ब पढ़ते हैं तो बच्चों को हम क्या कहते हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगाने से बन जाती है। तो अगर हम बच्चों से कहें कि बच्चे गो की सेकंड फॉर्म बनाओ तो वो बच्चा गोड लगा देता है, और उसकी बजाय हम राइड की कहें तो राइडेड लगा देता है। वो विदाउट बीइंग noticing he put e or ed in order to make the past and past participle of that form। वो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो जस्ट आप कह लो कि ed सबके साथ लगा रहा होता है, गो के साथ भी ed लगा दिया उसने, राइड के साथ उसने रोड की बजाय आप कह लो राइडेड बना दिया उसे, कि वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर देता है, जिससे वो गलतियां करना शुरू कर देता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, द लैक ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, कि हमें जो आप कह लें कि हमारे पास कमी होती है लीगल वर्क की, या आप कह लें ग्रामेटिकल वर्क की, या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की इन इंग्लिश फॉसिलाइजेशन ऑफ इनकरेक्ट लैंग्वेज फॉर्म रिजल्ट्स ऑफ इनिशियल लर्निंग प्रोसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द लेटर एक्टिविटीज। आप कह लीजिए कि दूसरा मामला तब हमारे साथ तब आता है कि जब हमें कोई प्रॉपर किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी जाती या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि ये लैंग्वेज काम कैसे करती है, L1 कैसे काम कर रही है, L2 कैसे काम कर रही है। वी डोंट बॉदर टू थिंक और वी डोंट बॉदर टू generalize the items or generalize the rules between both examples or between both languages. What are the rules of first language and how can they implement it, or how can they can implement over the second language, but we don't bother to see this difference। हम देखते नहीं है, हम उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, उसकी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखते और उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग भी हमारे सामने आ जाती है। इट्स मीन आप कह लें कि रूल्स ऑफ इनिशियल लर्निंग प्रोसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द लेटर एक्टिविटीज, फॉसिलाइजेशन ड्यू टू सर्टेन फीचर फाउंड इन द इंस्ट्रक्शंस via which the learner is taught the second language acquisition या सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। और हमें ये रूल्स बाज़ औक़ात जो हमें पढ़ाया जा रहा होता है तरीका, हम वो गलतियां वहां से भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, या वो लर्निंग की ट्रेनिंग्स हम जो फर्स्ट लैंग्वेज हम फर्स्ट ऑलरेडी जान रहे होते हैं, सेकंड लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं और उस सेकंड लैंग्वेज को सिखाते वक्त जो आप कह लें इंस्ट्रक्टर होता है जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है,
उन चीजों को हम सीख लेते हैं और जो जिन्हें हम बहुत आसानी से करेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि जो हमें बचपन से पढ़ाई गई है इंग्लिश ग्रामर, उसमें बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो हम जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वो गलत साबित कर दिए जाते हैं। लेकिन वैसे रूल्स को अपरूट करना या डिलीट करना माइंड से या उन्हें इनकरेक्ट करना हमारे लिए आसान काम नहीं होता। ये चीजें हमें ट्रांसफर और ट्रेनिंग के दरमियान मिलती हैं, क्योंकि दीज थिंग्स आर ट्रेन्ड बाय आवर इंस्ट्रक्टर। हमें जो इंस्ट्रक्ट करता था उसने हमें बताया ऐसा ऐसा होता है, और अगर हमें बाद में कोई उसकी फीचर्स को करेक्ट करेगा तो हम उससे करेक्ट नहीं कर सकते, वो इनकरेक्ट की इनकरेक्ट ही रहेंगी हमारे पास। क्लियर? यस सर। कहते हैं जी लैंग्वेज ट्रांसफर कैसे होती है। द एरर्स इन द यूज ऑफ L2 मतलब जो गलती हम करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के दरमियान, वो कहता है मेनली L1 से निकलती है। L1 उसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। कहते हैं जो हम सेकंड लैंग्वेज में गलती करते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से होती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ एरर, पॉजिटिव ट्रांसफर और नेगेटिव ट्रांसफर। और L1 ही वजह बनती है L2 की नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की। ये टोटली डिपेंड करता है लैंग्वेज ट्रांसफर के ऊपर। लैंग्वेज किस तरह से ट्रांसफर की गई थी, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। इंस्ट्रक्टर ने आपके ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन दी है वहां पर। अगर इंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन जो है वो पॉजिटिव है, डेफिनेटली द ट्रांसफर जो चेंज होगा, लैंग्वेज ट्रांसफर जो होगी वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रही होगी। अगर कोई गलती कर भी दी है तो वो गलती पॉजिटिवली कंसीडर की जा रही होगी, उसे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिया जा रहा होगा। सम टाइम के हम अपनी गलती कर लेते हैं और उस गलती को हम पॉजिटिव कंसीडर करके उससे लर्निंग का सीख लेते हैं। जैसे कि मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि फेलियर इज अ वे ऑफ सक्सेस इफ यू टेक इट पॉजिटिव। नाकामयाबी कामयाबी का रास्ता होती है अगर तुम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हो। लेकिन वही नाकामयाबी कुछ लोगों के लिए आपके लिए बर्बादी की वजह बन जाती है। वो बड़ा दिल पे ले लेते हैं, उसे हार्ट टेकन कर लेते हैं, जिससे वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं और फ्यूचर खराब हो जाता है उनका। बात समझ आ रही है कि समटाइम्स यस सर। हमारी जो अपनी गलती है अगर उसे हम नेगेटिव ले लें तो वो ज्यादा भारी पड़ जाती है, और अगर गलती की हुई पॉजिटिव कंसीडर कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें, उसे चेंज करने की कोशिश कर लें, तो लैंग्वेज हमारे पास ट्रांसफर होती है। लेकिन ट्रांसफर उसी एटीट्यूड के ऊपर होगी दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय L1। जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होगा, उसकी निस्बत या उसकी बिहाफ पर ही हम कह सकते हैं कि इस एरर को पॉजिटिव लिया गया है और इस एरर को नेगेटिव लिया गया है। अगर आपकी ट्रेनिंग ही इस तरह से है कि हर बात में से नेगेटिविटी निकालनी है, या आपके कल्चर में ऐसा बताया गया है कि हर बात में से नेगेटिविटी निकालनी है, तो L2 के अंदर भी आप नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे। और अगर आपको पॉजिटिविटी बताई गई है तो आप डेफिनेटली पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। फिर इसमें नंबर 4 पर आता है स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, कि इसमें तरीकेकार क्या होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। कहते हैं जी फोसिलाइजेशन ड्यू टू सम अप्रोचेस टू द लर्निंग ऑफ L2 material adopted by the learner, it involves incorrect learning strategies, fossilization of some features। क्या कहता है जी समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे गलत चीजें सीख लेते हैं, जैसे कि फोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका गलत सीख लेता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका गलत सीख लेता है, सिंटैक्टिक क्या होता है ग्रामर का स्ट्रक्चर गलत कर लिया उसने, लेक्सिकल, साइकोलिंग्विस्टिक और सोशियो कल्चर, ये तमाम चीजें हम गलत कंसिडर कर लेते हैं। और ये हम क्यों करते हैं कि जब हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, जब हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसकी अच्छाइयां भी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी बुराइयां भी अडॉप्ट कर लेते हैं, सारी की सारी चीजें हमारे पास इंप्लीमेंट हो रही होती हैं, उससे हम मुकर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मुकर सकते। फिर नंबर 5 इसका फोसिलाइजेशन कॉन्सेप्ट का है स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के दरमियान स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती है हमारे पास, किन चीजों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं या किन चीजों के ऊपर हम नहीं कर सकते। कंसर्न्स क्या है, कहते हैं जी कंसर्न करो व्हेन द कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, जब ये मालूमात होती है या आप बातचीत करते हैं, pays attention to the fluency rather than accuracy in the communication। तो ये जो कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम पैदा होते हैं, हम कह लें कि फ्लुएंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर ये स्ट्रेटजीज हमारी काम नहीं करती। लर्नर ट्राई टू सिंप्लीफाई द TL रूल्स, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज रूल्स, और लर्नर जो है वो उस लैंग्वेज को सिर्फ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है,
उसे आप कह लें कि उसे एज इट इज समझने की कोशिश नहीं कर रहा होता। फॉसिलाइजेशन ड्यू टू सम अप्रोचेस यूज द लर्नर व्हेन कम्युनिकेटिंग विद L2 नेटिव स्पीकर। और ये आप कह लें कि अप्रोचेस तब हमें काम आती हैं जब हम कभी सेकंड लैंग्वेज लर्नर के स्पीकर से बातें करते हैं। ये जब सेकंड लैंग्वेज लर्नर के स्पीकर से हम बात करते हैं तो उस दरमियान में हमारे पास जो आपके लिए कम्युनिकेशन आती है, उस कम्युनिकेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और वो सिंप्लीफाई हम इसलिए करना चाह रहे होते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द टारगेट लैंग्वेज और द रूल ऑफ टारगेट लैंग्वेज। हम उस टारगेट लैंग्वेज की तरफ बढ़ना चाह रहे होते हैं। ये आपके पास फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। फॉसिलाइजेशन की कॉन्सेप्ट के अंदर 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, फिर इससे पहले हमारे पास जो आती है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है स्ट्रेटजीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, फिर नंबर 3 पे हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसफर, नंबर 2 पर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, और नंबर 1 पर हमारे पास जो इस्तेमाल होती है उसे हम ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। और ये 5 चीजें हम ऐड करते हैं किस कॉन्सेप्ट में, फॉसिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। बाकी इसका पार्ट जो है ये इंटर लैंग्वेज थ्योरी के अंदर हमारे पास फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमने ये 5 आइटम्स को मजीद डिफाइन किया है जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर।